के 9 बजे प्राइड मार्च आयोजित किया गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र, नेता और तमाम एक्टिविस्ट स्टूडेंट प्राइड मार्च में शामिल हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल द अदर एक्टिविस्ट हैज टू से अबाउट इट। वी विल टॉक टू सम न्यू स्टूडेंट्स who have also joined the LGBTQ community Pride March for the first time. Yeah, hello, my name is Varsha and I'm a student of Center of Korean Studies in JNU, and this is the very first time attending this parade, and I'm attending this because I think that in India it is very important like to open this like issue. Why should people care about Pride or like LGBTQ community? Because there is nothing unnatural, okay? This comes when the people born. Yeah. So I think people shouldn't hate this. And but like I think that it is given by God and they should embrace it. And they shouldn't hide it like that. That's it. मेरा नाम शाहबाज है, मैं CPS से हूँ। और प्राइड का आइडिया ही जो भी डिफरेंट सेक्सुअलिटी का आइडिया है, बाइनरी से बाहर निकलने का आइडिया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग और पूरी दुनिया ही प्राइड मार्च सेलिब्रेट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। यही एक आइडिया है उसके पीछे कि उस सारी चीज़ों को हम लोग बजाय नकारने के उसको एक्सेप्ट करें और सेलिब्रेट करें। अच्छा, तो पर ये एक्सेप्ट जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको ये लगता है ये अननेचुरल है, उनके लिए आपको क्या कहना है? जो सामाजिक स्ट्रक्चर हैं, जो जिसको हम सोशल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो इस तरह से कोडिफाई हुआ कि दो ही नॉर्मल सेक्स हैं, बाकी सब एबनॉर्मल है। डिफरेंस का आइडिया ख़त्म होकर एबनॉर्मलिटी की तरफ आ गया, और वो एबनॉर्मल होना जो है स्टिग्मा उसके साथ अटैच हो गया। आप मानते हैं ये अननेचुरल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये नेचुरल कैसे? भाई क्या चीज़ नेचुरल? LGBTQ रिलेशन, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स रिलेशनशिप नेचुरल क्यों नहीं है? ये सवाल तो ये होना चाहिए, क्यों नहीं है? पर हमारा दर्शक इसका जवाब नहीं देना चाहता, वो आपसे जवाब मांग रहा है, तो आप क्या बोलें? भाई आप देखिए कि सोशलाइजेशन, आपका हार्मोन्स तब्दील हो रहा है ना, जिस तरह से आप सोशलाइज हो रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी उस तरह से डेवलप हो रही है। तो इट्स नॉट जस्ट के तो आपका जो जिसे प्री गिवन नेचुरल मान रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्टेड है। ओके, कंस्ट्रक्टेड है। तो आप कह रहे हो कि अननेचुरल जैसा कुछ होता नहीं, नेचुरल जैसा कुछ होता नहीं, मतलब कंस्ट्रक्टेड आइडिया। एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड। आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर खुद तौर से पढ़ती नहीं है, समझती नहीं है, साइंटिफिक नहीं होती है। बट शाहबाज जी, आपकी बात सुनकर तो एकदम उल्टी, मतलब एकदम आप तो वैज्ञानिक हो सकता है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ या जिस जगह से मैं आया हूँ, ये सारी डिबेट्स और इन सारी उससे मैं रूबरू हुआ हूँ। बहुत सारा बड़ा तबका है जो ना इन सब चीज़ों को सोचता हो, समझता हो, पढ़ता हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग ज्ञानी हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं ऐसे, मुस्लिमों में ही नहीं, सारे रिलीजन में ऑफ कोर्स ओवरऑल, जो नेचुरल को अननेचुरल बना देती हैं, जो मेल मतलब मेल फीमेल बाइनरी में ही वो सारी चीज़ें गढ़ी गई हैं। ठीक है ना? तो वो क्योंकि स्ट्रांगली आप रिलीजियस बिलीफ में यकीन रखते हैं, तो आज भी आप उसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, एक ये उसको नेचुरल और अननेचुरल जो है वो वहाँ से भी कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो डेवलप हो रहा है। मानना LGBTQ कम्युनिटी का ये है कि जो हो सकता है, जो है और जो हो रहा है इज एवरीथिंग नेचुरल, अननेचुरल इज व्हाट कैन नॉट हैपन। मेरा नाम धनंजय है और मैं अभी MPhil सबमिट किया हूँ आर्ट्स एंड थिएटर्स में, और आज JNU में प्राइड मार्च मनाया जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन बात है कि कैंपस में वो तमाम बंधनों को तोड़कर, तमाम रूढ़िवादियाँ तोड़ते हुए एक मार्च निकला है, इस बात को कहते हुए कि हम समाज को उन बंधनों में नहीं बंधने वाले। मेरा प्रेम मैं बताऊंगा कि क्या है, आप नहीं बताएंगे। कोई सिनेमा और करण जौहर की फिल्म नहीं बताएगी कि प्रेम क्या है, ये मैं बताऊंगा कि प्रेम क्या है। और मेरे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है, मेरे लिए प्यार की परिभाषा क्या है, मेरे लिए किसी से मिलना क्या है, मेरे किसी से जुलना क्या है, मैं किसके साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, मैं किसके साथ गले मिलने चाहता हूँ, ये मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी और ये मेरा अपना फ्रीडम होगा। बहुत रटते हैं ये RSS वाले कि मैं बहुत हिंदू धर्म तमाम चीज़ें जानता हूँ। यजुर्वेद का एक बड़ा पुराना लेख है कि विद्या शाया मुक्त विमुक्त
कि विद्या जो है वो मुक्ति देती है। तो आज हमें जो विद्या मिल रही है, जो हमें आज जिस कैंपस के अंदर विद्या मिल रही है, ये कह रही है कि हाँ, हमें मुक्ति मिल रही है, हमें आज़ादी मिल रही है। इस बात का कि हम जो अंदर महसूस करते हैं, बहुत अंदर महसूस करते हैं, बहुत अंदर से अंदर महसूस करते हैं, बहुत दिल के अंदर महसूस करते हैं, उसे बाहर लाना हम चाहते हैं। और वो कैंपस है, वो यूनिवर्सिटी है, वो ये जगह है कि जहाँ हम सारी बंधनों को तोड़ के आए। तो एक बंधन और है जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिसमें तमाम तरह की झिझक है, तमाम तरह की चीज़ें हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं, इसी से प्यार करना पड़ेगा, इसी से शादी करनी पड़ेगी, इसी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। उस बंधन को हम तोड़ेंगे और उस बंधन जो और तमाम बंधन हैं उसके खिलाफ ये मार्च है। और मार्च जो है वो बहुत जिंदाबाद मार्च है, बहुत प्रेम का मार्च है, बहुत मोहब्बत का मार्च है और ये समाज को बचाने का मार्च है, सभ्यता को बचाने का मार्च है। Equality that's going on, the discussion around the case around marriage equality, plus horizontal reservation for trans people. So these are certain things, certain issues that this particular year we are focusing on the Pride March. जल्दी चले थोड़ा सा। बात हो रही है शादी को लेकर के, तो शादी क्यों दो वयस्क, दो इंडिविजुअल नहीं कर सकते? मेरा नाम कौशल है, मैं समाजशास्त्र का छात्र हूँ और अभी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी में दाखिला लिए हैं। और भारत में अभी जेएनयू में काफ़ी समय से क्वेयर राजनीति का और स्टूडेंट राजनीति का हिस्सा रहा हूँ। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि आज LGBTQ परेड है और प्राइड मंथ चल रहा है। ऐसे में अगर हमें दिल्ली में या हमारे देश में LGBTQ कम्युनिटी की स्थिति क्या है, किस तरह के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, और आगे का भविष्य संघर्ष LGBTQ कम्युनिटी का क्या है? देखिए, इसको दो तरीके से इसको मैं रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। पहला है एक पॉलिटिकल आउटफिट में हमारी क्या डिमांड्स हैं, उसमें जो है ट्रांस का जो पूरा राजनीति है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अभी डिमांड जो है बहुत चल रही है। बहुत सारे हमारे कॉमरेड्स, हमारे साथी ग्रेस बानो और बाकी बहुत सारे लोग इस डिमांड को बहुत ही ऊपर लेवल पर उठाए हैं कि जो कैटेगरी ऑफ विमेन है in among all the castes there should be horizontal reservation for trans women in those category, which is basically to say कि हमें दो तरीके की एंट्री इसमें लेनी है। एक तो है कि हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है एज अ वुमन, हम औरतों की तरह जीते हैं, तो हमारा उस औरत की जो कैटेगरी है उसमें एक एंट्री दिया जाए। और हमें ये भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए इस कास्ट के ढांचे में कि देयर आर वेज टू लिव विच आर इनहेरेंटली not following the course of endogamy, which is not necessarily divided into binary, जो सिर्फ आदमी और औरत के ढांचे में जो है विभाजित नहीं हुई है, बल्कि बहुत सारे तमाम अलग अलग वेज़ हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल्स हैं जिसमें वो ट्रांस औरतें जी रही हैं। और ट्रांस लोगों और क्वेयर लोगों ने उन तरीक़ों की कम्युनिटी अपने लिए बनाई है कि शादी की जो बात हो रही है, अगेन जो इक्वलिटी डिबेट की बात हो रही है, उसमें भी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ट्रांस लोग ऑलरेडी शादी नहीं करते हैं। बात ये है कि जो पर्क्स मैरिज के साथ एक सिविक सोसाइटी में बाकी स्ट्रेट लोगों को मिलते हैं, वो ट्रांस लोगों को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये मैरिजेस मोस्टली आर मैरिजेस ऑफ लव और दे आर मैरिजेस which are falling outside the caste order. So because one is this approach which is political, but the other approach which is the larger problem, basically in which when government doesn't participate in the discourse why trans people are at fault, is when the social itself is an environment which is divided into two, which looks from the binary of male and female, then at a very social level, and क्योंकि increasingly आप देखिए अब पूंजीवाद बढ़ा ही रहा है। Ask you a question, like, I mean, what is this male and female? Like, I mean, as the Council of Government of India, Mr. Mehta argued कि male is a sex, female is a sex, and there cannot be marriage between same sexes. The legislative intent of the legislature throughout has been
a relationship between a biological male and a biological female, including special marriage act. But Mr. Solicitor, Number one, there's a very important value judgment which you are making, that the very notion of a biological man is absolute, or that a notion of a biological woman is also an absolute notion. Never change. Which is incorrect. The only biological man means biological man. It's not a question of notion. Yes, of course it is. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's the whole argument in a broader context. Biological man, my lord, means man only. It means, my lord, biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition notion. of what your genitals are. It's far more complex. That's the point. We stop having rights if we are not a biological. So even when the Special Marriage Act says man and woman, the very notion of a man and a notion of a woman is not an absolute, based on what genitals you have. So the thing is that the argument actually has a weight of a century-long research in sciences, in medicine, in which all the scientists, basically largely scientists in the West, try to differentiate between try to classify humans, and under that classification, one of the major classification which they naturalized was of binary, of male and female. Then they all filled these male and female boxes. The point, the construction doesn't necessarily sort of leave us from the apparent difference, I am saying. For instance, I would try to give you an example that how we understand what a male is that a male will have XY chromosome, which will lead to morphologically, which would lead to a penis and gonads, testes, right? But there are instances, there are intersex traits in which a person may have X and Y chromosome and may have vagina. So that there is already a crisscross. Like, I mean, is there any problem? Let's say if there is one XY chromosome in a person and there is an XY chromosome in another person, it's the premise. Yeah. Cannot they love each other? Cannot they have sex with each other? No, but those are debates of a different nature, because what we are discussing right now at a level of queerness is the genderless existence, which the gender itself, and because the normative structure of gender is in the form of binary, so we are attacking the structure itself. So the question is not about who can have sex with who, because rather these sexual activities has actually always been happening. And are we imagining a sex sport, a sex championship in India like say Sweden is organizing right now? No, those are... I don't know, but we should definitely send some delegates because India does have a robust sex workers movement as well. So because India has a robust sex workers movement, so there is, I mean, if they want to send, they can very much send. And sports, as you mentioned, is a very big example. Olympics is the major figure which actually brought the binary question into the political arena. At its core, is sex really a sport? Is sex really a sport? Yeah. I don't know actually. I don't know. I can't answer this question. I don't know if it can or it cannot be, but because there are certain ways in which it can be performed and it can be measured, there is a quantifiable argument to it, how big one can take, for how long one can blow. All these are how much one can seduce. So because it is quantifiable, because there is a possibility of it to become sports, it is getting a recognition in a Western country right now. But I don't know philosophically if it is a sport. But do you think, like, I mean, not talking about these subjects and making it taboo, especially when it comes to talk about sex, it becomes the first phenomenological aspect which produces homophobia, which produces definitely. I'm not sure about the first or the second, but definitely, like, if anything you make a taboo, what you necessarily do, as I was also speaking here, that you create a structure of incarceration, that you create punishments for doing good, for doing bad, and rewards for doing good. So in that structure, taboo will obviously going to lead to more increased extreme forms of homophobia, definitely. So what, like, I mean, again, there's blurry line, which is grey, where people are confused, or you can say a path to explore starts. No, but precisely the word is actually of the time, and it has always been of the time of the queer theory, confusion. The point is to have
confusion at the level of gender, because whatever you are, it is just an exploration. Or it is a practice. In practice, you are becoming heterosexual, or you are becoming heteronormative as well when you are heterosexual and also marrying. Or there is this new category which I'm talking about lately of this heteronormative homosexual, in which they are homosexual but they are wanting to be part of a heteronormative order, it is endogamous, monogamous, married lives, and the whole structure of making family and being a good citizen. So it takes us back to the fundamental question, as you also mentioned. Yeah. Ki you perform gender. Is gender performative? I mean, it really has an angle of performance attached to it, definitely. But to call all aspect of it as performative also doesn't really fit, because there are interesting sort of developments in which a person is somatically being able to transition into a different gender. So and these are not just the transitions at the level of gender, but also at the level of species. So now, because there is a somatic, a material sort of materialness or materiality to the existence of the body of a queer. I mean, it's not. But it is necessarily an approach towards genderlessness, I would say. At least that's how I have been. So it's not a problem understanding. if our viewer, if anyone is confused about who they are. No, I would rather say everyone should just be confused, because the confusion allows for thinking and more conversations. But when you are so sure, then you are becoming, when you are sure you are a man, rather, right? Because even a woman is not really sure. Thank you very much. It was such Thank a you. nice discussion with This you. is very. Thanks for sharing your ideas with us. Yeah, And last, yeah. do you want to say something? I would just want to say that I hope queer politics in India is able to sort of defeat BJP and at least contribute in the defeat of BJP and the right-wing politics in India, because there will be some possibility of having conversations and having some respect for the alternative livings which already have been lived in this land by queers.